दोस्तों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 चैप्टर नंबर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है गतिमान आवेश और चुंबकत्व। चैप्टर नंबर 4 का नाम लिखा है चैप्टर नंबर 4 का जिसका नाम है गतिमान आवेश और चुंबकत्व। तो इसमें देखते हैं दोस्तों विद्युत चुंबकत्व को अंग्रेजी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं दोस्तों। तो इसका डिफिनेशन देख लेते हैं दोस्तों। भौतिक शास्त्र की वह शाखा जो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर चुंबकत्व के उत्पन्न होने के संबंध है विद्युत चुंबकत्व कहलाती है। भौतिक शास्त्र की वह शाखा जो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर चुंबकत्व के उत्पन्न होने से संबंध है विद्युत चुंबकत्व कहलाती है दोस्तों। इसका एक और डिफिनेशन है दोस्तों। जब किसी चालक माध्यम में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब धारा तीन प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। धारा के तीन प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। पहला क्या होता है दोस्तों? चुंबकीय प्रभाव, दूसरा होता है रासायनिक प्रभाव, तीसरा होता है ऊष्मीय प्रभाव। इस चैप्टर में हमें केवल चुंबकीय प्रभाव को पढ़ना है दोस्तों। इस चैप्टर का पूरे क्लास 12 में पूरे केवल चुंबकीय प्रभाव को ही पढ़ना है। तो पढ़ते हैं दोस्तों चुंबकीय प्रभाव को जानते हैं। तो चुंबकीय प्रभाव में चुंबकीय क्षेत्र की अवधारणा आता है दोस्तों। चुंबकीय क्षेत्र की अवधारणा आता है। कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का आता है। किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने की घटना को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने की घटना को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। और इसका ये नियम जो चुंबकीय अवधारणा दिया था, चुंबकीय क्षेत्र की अवधारणा, वो आर्स्टेड ने दिया था। आर्स्टेड ने इसका प्रयोग करके दिया था। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं एम्पियर के तैरने का नियम। एम्पियर के तैरने का नियम जो था दोस्तों, उसे देखते हैं। एम्पियर के तैरने का नियम है, यदि कोई व्यक्ति धारावाही तार के अनुदिश चुंबकीय सुई की ओर मुंह करके धारा की दिशा में तैर रहा है। कोई व्यक्ति है या कोई भी है जो स्विमिंग पूल में धारा की दिशा में, धारा जिधर बह रही है उसी दिशा में तैर रहा है, उधर की चुंबकीय सुई की ओर मुंह करके, जिधर चुंबक की सुई है उधर की ओर मुंह करके चुंबकीय धारा की दिशा में, जिधर धारा बह रही है उसी दिशा में तैर रहा है, तब चुंबकीय सुई का यन ध्रुव उसके बाएं हाथ की ओर विक्षेपित होगा। तब जो यन, हम जानते हैं चुंबकीय क्षेत्र में दो ध्रुव होते हैं, यन और यस, जिसे नॉर्थ और साउथ ध्रुव कहते हैं। हाथ की ओर विक्षेपित होगा, यन ध्रुव की ओर विक्षेपित होगा, न कि यस ध्रुव की ओर। ठीक है दोस्तों, मुझे लगता है क्लियर होगा। अब इसका एक नोट और देख लेते हैं। जब किसी अचालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चुंबकीय क्षेत्र समकेंद्री वृत्तों के रूप में दिखाई देता है दोस्तों। जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, इसे इस प्रकार देखा जा सकता है कि चालक है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही है, तो उसके चारों तरफ लोहे के छोटे छोटे टुकड़े, लोहे के बुरादे को फेंक दें तो वो समकेंद्री वृत्तों की तरह दिखाई देता है दोस्तों। तो इसे ही यहाँ लिखा गया है कि धारा प्रवाहित की जाती है जब किसी चालक में, तो चुंबकीय क्षेत्र समकेंद्री वृत्तों के रूप में दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। इसमें दिखाया गया है दोस्तों मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती कारक पेंच का नियम। मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती कारक पेंच का नियम जान लेते हैं दोस्तों। दक्षिणावर्ती कारक पेंच की कल्पना करो जो धारावाही सीधे चालक के अनुदिश रखी गई है। दक्षिणावर्ती एक कारक पेंच, जिसे कहते हैं स्क्रू, उसकी कल्पना कर लीजिए। मान लीजिए दोस्तों, कल्पना कर लीजिए और धारावाही सीधे चालक के अनुदिश रखी गई हो। अब उसे इस प्रकार घुमाओ कि उसकी नोक धारा की दिशा में आगे बढ़े। इसे ऐसे नीचे की अगर धारा बह रही तो इसे कसेंगे दोस्तों स्क्रू को, तो वो धारा नीचे की तरफ बहेगी, तो उसी दिशा में कसेंगे तो आगे बढ़े। तो ऐसा करने के लिए अंगूठे को जिस दिशा में घुमाया जाता है, अंगूठे को क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घुमाया जाएगा दोस्तों। एंटी क्लॉकवाइज तब नीचे जाएगा दोस्तों। तो वही चुंबकीय क्षेत्र दिशा को है, वही चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा है। जिस दिशा में घुमाओगे दोस्तों उसी वही चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं की दिशा है। रेखा दिशा एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है दोस्तों, इसे मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती कारक का पेंच नियम कहते हैं। मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा दोस्तों। एक बार और देख लेते हैं। दक्षिणावर्ती कारक पेंच की कल्पना करो जो धारावाही सीधे चालक के अनुदिश रखी गई हो। अब उसे इस प्रकार घुमाओ कि उसकी नोक धारा की दिशा में आगे बढ़े। धारा अगर नीचे की जा रही है दोस्तों तो कसेंगे, और ऊपर की जा रही है धारा तो उसे खोलेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नोक धारा की दिशा में आगे बढ़े। तो ऐसा करने के लिए अंगूठे को जिस दिशा में घुमाएं, अंगूठे को ऐसे घुमाएंगे तो नीचे की तरफ जाएगी दोस्तों, ऐसे घुमाएंगे तो ऊपर की तरफ धारा जाएगी। वही चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा है। इसे मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती कारक पेंच का नियम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। दाएं हाथ के अंगूठे का नियम देख लेते हैं दोस्तों। दाएं हाथ का अंगूठा का नियम क्या है? विद्युत धारावाही तारे को दाहिने हाथ से इस प्रकार पकड़ो कि अंगूठा विद्युत धारा की दिशा में हो, तो अंगुलियां जिस दिशा में मुड़ती हैं वह क्षेत्र दिशा रेखाओं की दिशा को बताती है। विद्युत धारावाही तार है दोस्तों, मान लीजिए ए है, दाहिने हाथ से इस प्रकार पकड़ो, ये हमारा दाहिना हाथ है, इस प्रकार पकड़ो कि इस प्रकार पकड़ो कि अंगूठा विद्युत धारा की दिशा में हो। मान लीजिए विद्युत धारा ऊपर की तरफ बह रहा है दोस्तों, तो अंगूठा विद्युत धारा की दिशा में है ये, तो अंगुलियां जिस दिशा में मुड़ती हैं, अंगुलियां देखिए दोस्तों, हमारा ये अंगुलियां इस दिशा में मुड़ी हैं, इस दिशा में मुड़ी हैं, तो यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, क्षेत्र रेखाओं को प्रदर्शित करेगा। ये अंगुली जिस दिशा में, मान लीजिए इधर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो ये अंगुली जो है जिस दिशा में मुड़ी है वही क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं की दिशा को बताती है। ठीक है दोस्तों, मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं। अब दाएं हाथ की हथेली नियम नंबर 1 है दोस्तों।
जो हथेली नियम है, तो दाएं हाथ की हथेली नियम नंबर 1 है, दाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार फैलाओ कि अंगुलियां अंगूठे के लंबवत हो। अब यदि अंगूठा चालक में बहने वाली धारा की दिशा में हो तथा अंगुलियां उस बिंदु की ओर संकेत करें जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना हो, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हथेली के लंबवत बाहर की ओर होती है। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं। तो पहले कह रहा है कि दाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार फैलाओ, दाएं हाथ, दाहिना हाथ यही है दोस्तों, इस प्रकार फैलाओ, इस प्रकार फैलाओ कि क्या हो दोस्तों, कि अंगूठा उसके लंबवत हो, अंगुलियों के लंबवत हो। ऐसे फैलाओगे दोस्तों तो अंगूठा उसके लंबवत होगा और अंगूठा धारा की दिशा बताएगी और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर बताएगी। जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है दोस्तों उस तरफ ये अंगुलियां बताएंगी। तो उंगलियों के लंबवत, इसके पंजे के लंबवत जो होगा वही हमारा क्या बताएगा, वही हमारा बताएगा दोस्तों, और दिशा बताएगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वही बताएगी। यही मान लीजिए ये लंबवत होगा दोस्तों, ये तो वही हमारी दिशा बताएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं दोस्तों, बायो-सेवर्ट नियम। बायो-सेवर्ट का नियम क्या कह रहा है दोस्तों, देख लेते हैं। माना एक्स वाई एक चालक है, एक्स वाई एक चालक है जिस समय आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। इस चालक के एक अति अल्प अवयव की लंबाई डीएल है। धारावाही इस अवयव जिसे धारा अवयव भी कहते हैं। बायो-सेवर्ट के नियम की उत्पत्ति को देखेंगे दोस्तों। माना है हमने कि एक एक्स वाई चालक है जिसमें आई एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। इस चालक के एक अति अल्प अवयव की लंबाई डीएल है, अवयव इस पर लिया है, एक उसकी लंबाई डीएल है। इस धारावाही अवयव जिसे धारा अवयव भी कहते हैं, इसे धारा अवयव भी कहते हैं। तो देखते हैं दोस्तों चित्र के माध्यम से इसे। तो दोस्तों यहाँ देखते हैं कि एक्स और वाई एक क्या है दोस्तों, चालक है और इस पर एक अवयव डीएल है और इसमें आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। यहाँ आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है दोस्तों, तो यही हमने उधर लिखा था। तो आगे देखते हैं, इसमें आगे क्या है दोस्तों, आगे है कि बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता डी भी मान लेते हैं। बिंदु P है यहाँ पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम डी भी मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, चालक में प्रवाहित धारा आई है के अनुक्रमानुपाती होता है। चालक में जो प्रवाहित धारा होता है वो आई के अनुक्रमानुपाती होता है। चालक डीबी जो होता है आई के क्रमानुपाती होता है। ठीक है दोस्तों, और धारा अवयव की लंबाई डीएल के अनुक्रमानुपाती होता है और डीएल के अनुक्रमानुपाती होता है। जो कि धारा की लंबाई है, धारा की लंबाई है डीएल, उसके क्रमानुपाती होता है डीवी। और साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है, जहाँ थीटा धारा अवयव और उसके बिंदु पी से मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण है। धारा अवयव और उसके बिंदु पी से मिलाने वाले बीच के कोण है थीटा। और धारा अवयव के बिंदु पी के बीच की दूरी आर के वर्ग के अनुपाती होता है। तो दोस्तों इसे लिख लेते हैं। डीबी जो होता है, डीबी जो होता है चालक में प्रवाहित धारा आई के अनुक्रमानुपाती होता है। जो डीबी होता है अनुक्रमानुपाती होता है आई के, वह जो डीबी होता है धारा अवयव की लंबाई के अनुक्रमानुपाती है। डीबी अनुक्रमानुपाती होता है धारा अवयव की लंबाई के, और साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है, साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है दोस्तों, और किसके अनुक्रमानुपाती होता है, उसके वर्ग के, उसके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। डीबी व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/r²। ठीक है दोस्तों, तो इसे चारों को मिलाकर लिख लेते हैं। डीबी बराबर आई डी एल साइन थीटा, आई डी एल साइन थीटा बाई r²। ठीक है दोस्तों, इसे ऐसे लिखते हैं। अनुक्रमानुपाती है तो अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे दोस्तों, तो एक कांस्टेंट आ जाएगा आई डी एल साइन थीटा, आई डी एल साइन थीटा बटा के r², आइडियल साइन थीटा बटा के r²। तो यही हमारा हो जाएगा सूत्र दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे क्या है दोस्तों कि सीधे लंबे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, सीधे लंबे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, सीधे लंबे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो लंबे सीधा है, एक धारावाही चालक है एक्स वाई। ठीक है दोस्तों, मान लेते हैं एक्स वाई एक धारा चालक है जिस पर एक अवयव है डीएल है अवयव, और ओ डैश पर है, और उसके और पी के बीच की का कोण तो साइन थीटा है, और इससे मिलाते हैं तो 90 डिग्री का बनता है कोण दोस्तों। तो देखते हैं त्रिभुज, समकोण त्रिभुज पी ओ डैश में। ठीक है दोस्तों, इसमें देखते हैं तो कास थीटा पहले निकालेंगे दोस्तों। कास थीटा बराबर ओपी बटा के ओ पी, कास थीटा बराबर हम जानते हैं ये आधार बटा के कर्ण होता है। आधार क्या हो जाएगा दोस्तों इसका थीटा का, फाई का आधार क्या हो जाएगा, पाई, इस कोण को फाई मान लेते हैं दोस्तों। तो इसका आधार क्या हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा ओ डैश हो जाएगा, आधार हो जाएगा ए दोस्तों, जिससे जुड़ा हो ओ पी बटा के ओ डैश हो जाएगा। तो ए ओ पी को हम ए माने हैं और ओ डैश को हम क्या माने हैं, ओ डैश को एल माने हैं। तो ठीक है दोस्तों, इसे लिख लेते हैं आर, ये दूरी कितना है कर्ण की आर है। ठीक है दोस्तों, इसे हम आर माने हैं। तो आर बराबर ए कास थीटा हो जाएगा, इधर करेंगे तो ए बटा के कास थीटा हो जाएगा,
और ए सेक थीटा, एक 1 cos थीटा को सेक थीटा लिख सकते हैं, तो एक ए सेक थीटा हो जाएगा। पुनः टेन थीटा बराबर ओ डैश बटा के ओ पी बराबर एल बाई एल कर देंगे दोस्तों। टेन थीटा फिर इसी से निकालेंगे तो हो जाएगा टेन थीटा बराबर लंब बटा के लंब बटा के आधार होता है, तो लंब क्या हो जाएगा, यल हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, लंब बटा के यल बाई ए, तो यल का ए टेन थीटा हो जाएगा। दोनों समाकलन अवकलन कर देंगे दोस्तों, तो डी यल के सापेक्ष अवकलन करते हैं, डी फाई के सापेक्ष, तो डी यल हो जाएगा ये बराबर ए सेक, एक टेन का होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो टेन फाई का सेक स्क्वायर फाई हो जाएगा, सेक स्क्वायर फाई हो जाएगा दोस्तों। टेन का हो जाएगा सेक स्क्वायर फाइव डी थीटा, तो क्या हो जाएगा फाइव प्लस थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाएगा, थीटा बराबर 90 माइनस फाइव हो जाएगा। तो इसी में फाइव प्लस थीटा 90 डिग्री क्या हुआ दोस्तों कि 90 ए है, हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग कितना होता है 180, तो इन कोणों का योग भी 190 होगा, इतना 90 है तो इन कोणों का भी 90 होगा, इसीलिए फाइव प्लस थीटा बराबर 90, थीटा बराबर 90 माइनस फाइव हो जाएगा। दोनों तरफ साइन लेंगे इसमें, तो साइन थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो साइन थीटा बराबर 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कास थीटा होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ साइन थीटा बराबर कास फाई हो गया है। यहाँ दोस्तों हम बायो सेवर्ट के नियम को भी देख लेते हैं। बायो सेवर्ट का नियम क्या है दोस्तों कि डी बी बराबर म्यू नॉट बटा के 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बटा के आर स्क्वायर, जहाँ हमने के माना था दोस्तों यहाँ पर के, तो के का मान म्यू नॉट बटा के 4 पाई होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा। तो डी बी बराबर म्यू नॉट बटा के 4 पाई बटा इंटू आई डी एल का मान उधर हमने निकाला था ए सेक स्क्वायर फाई और डी थीटा था, और साइन थीटा का मान कास थीटा हमने निकाला था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो बटा के आर स्क्वायर का भी मान हमने निकाला था, आर का मान निकाला था ए सेक फाई निकाला था, तो ए सेक स्क्वायर फाई ए स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई हो गया। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से देखिए दोस्तों, देखते हैं डी बी बराबर म्यू नॉट बटा के 4 पाई आई कॉस फाई डी फाई बटा के ए, सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा कट गया, ए बच गया दोस्तों, ए स्क्वायर था यहाँ पर, ए बच गया है, तो ए यहाँ लिखेंगे आई बाई ए बटा के कॉस थीटा कॉस फाई डी फाई, यही हो जाएगा हमारा बायो सेवर्ट का नियम का अनुप्रयोग, यही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं यहाँ चालक तार के अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र है, थोड़ा सा के कारण चुंबकीय क्षेत्र है, तो इसे पूरे के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, आगे देखते हैं पूरे कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। यहाँ चालक तार के अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र है, तो संपूर्ण चालक एक्स वाई के कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए डी बी का समाकलन करना होगा। समाकलन करेंगे दोस्तों, तो डी बी का समाकलन करेंगे तो बी आएगा, तो फाई से फाई 1 से फाई 2 तक करेंगे, तो ये कांस्टेंट है पूरा निकल जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा, अचर पद है, इसलिए कास थीटा का क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा हो जाएगा, फाई 1 से फाई 2 तक लिखेंगे दोस्तों। फिर देखेंगे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, ये पूरा कांस्टेंट है, तो फाई 2 माइनस फाई 1 करेंगे तो फाई साइन फाई 2 प्लस साइन फाई 1 हो जाएगा। ठीक है, यही चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है दोस्तों, इसे याद कर लीजिएगा दोस्तों, यही चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। कुछ स्पेशल केस हैं दोस्तों, हम जान लेते हैं। जब तार की लंबाई असीमित हो तब तथा बिंदु पी चालक के केंद्र के समीप हो। तार की लंबाई जब असीमित होती है दोस्तों, तो बिंदु पी चालक के केंद्र के समीप हो, केंद्र के समीप होगा दोस्तों, तो 90 डिग्री का कोण बनेगा, फाई 1 फाई 2 दोनों 90 डिग्री का होगा, तो साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है, तो इसलिए 1 का गुणा करेंगे तो यही आएगा दोस्तों, म्यू नॉट बटा के 4 पाई इंटू 2 आई बटा के ए, क्यों 2 आएगा दोस्तों, साइन हमने ज्ञात किया था म्यू नॉट चूंकि क्षेत्र को ज्ञात किया था, म्यू नॉट बटा के 4 पाई इंटू आई बाई ए इंटू साइन फाई 2 प्लस साइन फाई 1, साइन फाई 2 प्लस फाई 1, साइन फाई 2 और साइन फाई 1 का दोनों का मान 90 है, तो 90 का मान 1 1 होता है, तो 1 1 2 होगा, तो 2 यहाँ से गुणा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और दूसरा स्पेशल केस देखते हैं कि क्या है, क्या कहता है कि दोस्तों जब तार की लंबाई असीमित हो तथा बिंदु पी तार के किसी किनारे एक्स या वाई के समीप हो, तार की लंबाई असीमित हो तथा बिंदु पी तार के किसी एक्स वाई के समीप हो, किसी एक्स वाई के समीप होगा दोस्तों, तो क्या हो जाएगा फाई 1 जो होगा 90 डिग्री, फाई 2 जो होगा 0 डिग्री हो जाएगा, उसी पर है दोस्तों, तो 0 डिग्री हो जाएगा, तो 90 0 का मान 0 होता है और 90 का मान 1 होता है, साइन 90 का मान 1 होता है, साइन 0 का मान 0 होता है, इसलिए म्यू नॉट बटा के 4 पाई बाई आई बाई 1। ठीक है दोस्तों, वो हो जाएगा दोस्तों, हमारा यहाँ समाप्त हो गया दोस्तों। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।